टीवी ही दे रहा है विज्ञापन। 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। कांग्रेस पार्टी में एकजुटता न होने की बात कहने वाली प्रदेश बीजेपी अब अपनों का ही वार नहीं संभाल पा रही है। शायद तभी तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी अब 2 गुटों में बंट गई है। विधानसभा चुनाव अभी 3.25 साल दूर हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश बीजेपी में सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य समर्थक नेताओं ने तो अभी से ही पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में बयान देना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में पार्टी में खलबली मच गई है। इसको तो हर आदमी बच्चा कहता है राजस्थान का कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के सर्वमान्य लीडर माननीय वसुंधरा जी हैं। आम आवाम वसुंधरा जी को चाहता है, इसलिए वसुंधरा जी की बात हो रही है। हमारे यहाँ कोई नेतृत्व का झगड़ा नहीं होता है। हमारे सब एकमुखी होकर के चलते हैं कि वसुंधरा जी हमारी सर्वमान्य नेता थी, वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता है और सर्वमान्य नेता रहेगी। तो निश्चित रूप से जो राजस्थान में चुनाव होगा वो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और भावी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनेगी। तेल की बढ़ती कीमतों पर भले ही गहलोत सरकार पर निशाना साधा जाता हो, लेकिन इसी मामले को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। आम आदमी को मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद करने जा रही है। कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, हम लड़ेंगे और इन सब मुद्दों पर आपको जल्दी जयपुर में आंदोलन देखने को नजर आएगा। बार बार कहते हैं कि राजस्थान में वेट ज्यादा है। अरे भैया, राज्यों का हिस्सा तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया। आपने पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा दी और आपने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटीज में तो आपने ये कर दिया कि राज्यों का हिस्सा तो खत्म ही कर दिया। अभी वेट पे राज्य सरकार ने अशोक गहलोत जी ने छूट दी, उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर करारा हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को महंगाई का अंजाम भुगतना होगा। देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर इसमें आग लगी हुई है और ये तय कर लेना चाहिए, ये जो आग है ये हिंदुस्तान की मोदी सरकार के अंत का कारण बनेगी। रोडवेज कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका पट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे ये वो रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्हें करीब 4.5 साल से सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है। अगस्त 2016 में रिटायर हुए कर्मचारी आज भी अपने हक के पैसों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर में जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया कि जो इनका भुगतान अगर 2016 से पेंडिंग है उसे तुरंत किया जाए। इस तरह की व्यवस्था की जाए कि रिटायर होते ही कर्मचारी को उसका भुगतान दिया जाए। RSRTC रिटायर एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद चौधरी हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं। आनंद जी, किस तरह का प्रदर्शन आज प्रदेश भर में किया जा रहा है? आज इसका प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि हमारे जुलाई 16 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को कोई भुगतान नहीं मिला है। इसके बारे में राज्य सरकार, रोडवेज प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है। हमारा एक ही नारा है, जब तक पूर्ण भुगतान नहीं तब तक विश्राम नहीं। 18 जनवरी से लोहिया गर्ल्स कॉलेज में क्लास से लगनी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, जिसके कारण हमारा अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, क्लासरूम है, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। चौंक गए। आपका चौंकना वाजिब भी है, क्योंकि प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जहां शिक्षक नहीं होंगे, लेकिन चूरू के रतनगढ़ में ऐसा ही है। परेशान करने वाली ये हकीकत रतनगढ़ के लोहिया गर्ल्स कॉलेज की है। यहाँ प्रिंसिपल सहित करीब 10 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल एक भी टीचर नहीं है। एक अकाउंटेंट, 4 कर्मचारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे कॉलेज चल रहा है। और सुनिए, 15 से 26 फरवरी तक BA फर्स्ट और सेकंड ईयर के परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। जाहिर है इसके बाद परीक्षाएं होंगी।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सिलेबस को पूरा किए बगैर कैसे परीक्षाएं देंगी चूरू की बेटियां। परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी टीचर नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे एक भी लेक्चर नहीं है। हत्या और रेप समेत कई मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट काफी जरूरी हो गया है। ऐसे में हर महीने जयपुर स्थित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट के लिए औसतन करीब 500 मामले पहुंचते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए जांच का अम्माल लगता जा रहा है। जिस तादाद में मामले पहुंच रहे हैं उस तादाद में जांच पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण दोषियों को सजा दिलाने में भी लगातार देरी हो रही है। लेकिन अब डीएनए जांच में देरी नहीं होगी। गृह विभाग के प्रस्ताव पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज समेत जोधपुर और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में भी जल्द ही डीएनए जांच शुरू हो पाएगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया के मुताबिक तीनों मेडिकल कॉलेज में मशीनरी उपलब्ध है, कुछ कमियां हैं, उसके लिए गृह विभाग बजट उपलब्ध कराएगा। कुछ उसमें एक्स्ट्रा मशीन्स और इक्विपमेंट्स की नीड होगी, कुछ हमारे पास ऑलरेडी हैं मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसका एक डिटेल्ड स्टडी करके एक्स्ट्रा मशीन्स जो चाहिए उसके लिए बजटरी प्रोविजंस गृह विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। उसके बाद में व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हम आशान्वित हैं। अपने परिवार के साथ दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर ये बूंदी के किशोराय पाटन इलाके में आशा सहयोगिनी हैं। क्या आपको ये आशा सहयोगिनी 60 साल की लगती हैं? नहीं ना, लेकिन महिला एवं बाल विकास का कारनामा देखिए। रेखा मेघवाल और सुमित्रा मीणा नाम की 2 आशा सहयोगिनी का विभाग के रिकॉर्ड में न सिर्फ गलत जन्म तिथि दर्ज की गई, बल्कि अब 60 की उम्र बताकर सेवानिवृत्त भी कर दिया गया है। अब हैरान परेशान आशा सहयोगिनी अपनी जन्म तिथि को ठीक कराने के लिए सबूतों को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 1 साल से मैं परेशान हो रही हूँ और मेरे को 4 महीने का मानदेय भी नहीं दिया गया। इस कोरोना रिटायरमेंट कर दिया मेरे को, और इस महीने मैंने ना कोरोना में भी पूरी हिम्मत के साथ पूरी ड्यूटी सेवा की है मैंने। रेखा और सुमित्रा का जो जन्म तिथि संशोधन है, जो उसकी वजह से इनको पेंशन के आदेश दे दिए, जो जयपुर जाके संशोधन हो जाएगा तो इनको नौकरी मिल जाएगी। अभी आशा भले ही निराशा में हो, लेकिन अब उम्मीद है कि उसकी निराशा एक बार फिर आशा में बदलेगी। लेकिन इन सब के बीच कुछ सामने आया है तो बस विभाग की लापरवाही। दिव्यांग बच्चों का खुला आसमान, ये एक मां के हौसले की उड़ान है। जी हां, ये चूरू की रहने वाली अंजू नेहरा हैं, जो अपने दिव्यांग बेटे की बेबसी को देखकर मायूस नहीं हुई, बल्कि बेटे की जिंदगी को संवारने के लिए मुंबई जाकर स्पेशल कोर्स किया और स्कूल खोलकर अपने बेटे के साथ कई दिव्यांग बच्चों को तालीम की रोशनी देकर जिंदगी संवारने में जुट गई। लेकिन अंजू की ये राह आसान नहीं थी। शुरुआत में स्कूल में 1-2 दिव्यांग बच्चों को ही परिजन भेजते थे, लेकिन अंजू ने हिम्मत नहीं हारी। दिव्यांग बच्चों को सहारा देती, हौसला बढ़ाती रही और आहिस्ता आहिस्ता दिव्यांग बच्चों से स्कूल गुलजार होता चला गया। 2 बच्चों से शुरू किया था और फिर चूरू में मोहल्ले में जाके सर्वे किया, वहाँ पे बच्चे शुरू हुए। आज 2013 से लेके आज 2021 में मतलब करीबन 8 साल होने जा रहे हैं, तो उसमें आज 70 या 75 बच्चे के आसपास हो गए। अधिकतर पेरेंट्स को तो यही नहीं पता था कि इन बच्चों की स्कूल भी होती है क्या, तो उनको जाके घर पे समझाया, फिर वो नहीं मानते थे, फिर बार जाके समझाया। फिर मैं 1 साल भर तो अपनी एक मतलब ऑटो से बच्चों के घर तक जाती थी, बच्चे को लेके आती थी, दोपहर में फिर बच्चे को घर छोड़ के आती। लाओ जोड़े का दुश्मन, पहले मैं टोलियां लूटा करता था, मगर जब से मोदी जी आए हैं, जब से मैं ईमानदार भूत हो गया हूँ, अब मैं खून नहीं पीता, अब मैं जूस पीता हूँ। इनकी आमद का सभी को इंतजार रहता था।
क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी इनकी राह देखते थे। इसके बाद फिल्मों ने इन्हें दरकिनार किया और फिर टीवी और मोबाइल ने पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया। जी हाँ, किसी जमाने में अलग अलग रूप धरकर लोगों का मनोरंजन करने वाले बहरूपिया अब बदहाली की मार झेल रहे हैं। कला धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। इसलिए अपनी कला से रोमांचित करने वाले कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब इन कलाकारों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपना गुजर बसर करें तो कैसे करें। हमारा एक ख़ानदानी काम है, जब ये फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं थी उससे पहले के हम लोग शुरू से ही करते हुए हमारे बाप दादा बहरूपे का काम आ रहे हैं, मगर अब धीरे धीरे हमारी ये कल्पना है जो कहीं ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, तैयारियां जोरों पर है। आप आएंगे ना? धोरों में सजेगी महफिल, आप आएंगे ना? स्वर्ण नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, आप आएंगे? जैसलमेर इंतजार कर रहा है, आप आएंगे ना? स्वर्ण नगरी में उस मेले की तैयारी हो रही है जिसकी पहचान देश प्रदेश ही नहीं विदेशों तक है। जैसलमेर में मरु महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 24 से 27 फरवरी तक जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होगा, लिहाजा शहर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। जैसलमेर में आने वाले पर्यटकों को संपूर्ण सुविधाएं मिले, उन्हें एक अच्छा वातावरण मिले, उसके लिए शहर के मुख्य दीवारों पर भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस बार मरु महोत्सव को नया साल नई उम्मीद नया जश्न की थीम पर मनाया जाएगा। नया साल नई उम्मीद नया जश्न। कोरोना के बाद लोग काफी डिप्रेस थे। नए साल में जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, लोगों में नई उम्मीद जागी है और हम चाहते हैं कि नए जश्न में नए फेस्टिविटी के साथ इसको मनाया जाए। तो फिर देर किस बात की, आप भी परिवार के साथ तैयारी कर लीजिए। 20 मिनट 20 खबरों में आप देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। गाजे बाजे के बीच गाड़ी में खड़ी होकर डांस करती दुल्हन, एक जोरदार धमाका और अफरा तफरी। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर से आई हैं। मुजफ्फरनगर NH 58 पर एक बैंक्वेट हॉल में मंगलवार को बहादुरपुर के अंकुल की बारात आई थी। देर रात हाईवे पर बारात निकल रही थी। इसी बीच पार्लर से आई दुल्हन नेहा भी कार के सनरूफ से निकलकर डांस करने लगी। बाराती भी मस्ती में कार की खिड़कियों पर लटक गए। तभी तेज रफ्तार एक कार दुल्हन की कार को साइड मारते हुए बारातियों पर चढ़ गई, जिसके बाद बारात में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। सड़क किनारे खड़ी कार और जान बचाने की कोशिश करता हमलावरों से जूझता लहूलुहान शख्स। दिल दहला देने वाली पिटाई की ये तस्वीरें तेलंगाना की हैं। पेदापल्ली जिले में एक वकील दंपति की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीनियर वकील वामन राव और उनकी पत्नी नागमणि मंथनी कोर्ट में अपना काम पूरा करके हैदराबाद वापस जा रहे थे। इसी दौरान रामगिरी मंडल के कलवा चारला पेट्रोल पंप के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस कार में वे ट्रेवल कर रहे थे, पहले उसे जबरन रोका गया और फिर वकील वामन राव को कार से बाहर खींचकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। चश्मदीद के मुताबिक वामन राव को बचाने की कोशिश करने वाली उनकी पत्नी नागमणि पर भी जानलेवा हमला किया गया। हमला इतना गंभीर था कि दोनों जिंदा अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए और घायल अवस्था में दोनों ने एम्बुलेंस में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपनी मौत से पहले वकील वामन राव ने हमला करने वाले व्यक्ति का नाम कुंता श्रीनिवास बताया था। शुरुआती जानकारी में ये भी पता चला है कि वकील दंपति जनहित याचिकाएं दायर करते थे, जिसकी वजह से दोनों की कई लोगों से दुश्मनी हो गई थी।
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त वो घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे तो लोग पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देने की बजाय मौन खड़े देखते रहे। कुर्सी पर काबिज मन से कार्यकर्ता हुक्म सुना रहा है, कुछ लोगों के बिल कम करने का फरमान सुना रहा है। बात नहीं मानी गई तो दिमाग का पारा चढ़ा और फिर टेबल पर वार कुर्सी पर प्रहार किया गया। खिड़की और कंप्यूटर तक तोड़ डाले गए। तस्वीरें नवी मुंबई की हैं। बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में बुधवार दोपहर को 1 दर्जन मनसे कार्यकर्ता नवी मुंबई के नेरुल स्थित MSEDCL ऑफिस पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ मचाई। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में स्टिक ली हुई थी। पहले उन्होंने कुछ लोगों के बिल करवाने की मांग की और जब बात नहीं बनी तो हंगामा करते हुए कार्यकर्ता तोड़फोड़ मचाने लगे। गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को बिजली के बढ़े हुए बिल आए थे, जिन्हें कम करने का भरोसा भी ऊर्जा मंत्री ने दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया था। मनसे कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान भी बिजली कंपनियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, लेकिन उसका कोई खासा असर नहीं हुआ था। पटरी पर सरकती हुई ट्रेन आगे बढ़ रही है और पटरियों के बीच एक महिला दम साध कर पड़ी है। पता नहीं सांस लेने पर शरीर हिले डुले और वो मौत की चपेट में आ जाए, काल के गाल में समा जाए। हिला देने वाला ये मंजर हरियाणा के रोहतक का है। महिला के सिर पर नाचती मौत को देखकर देखने वालों की सांस हलक में अटक गई। लोग उसकी सलामती की गुहार लगाने लगे। कुछ समय बाद जब ट्रेन गुजर गई तो लोगों ने महिला को ट्रेन से निकाल लिया और सब ने कहा ये तो चमत्कार हो गया। तो एक बुढ़िया शीला बाईपास की तरफ से आई और वो नीचे के निकलने की कोशिश की, तो मैंने कहा पब्लिक ने भी कहा आप नीचे के मत निकलिए, गाड़ी चल पड़ेगी, लेकिन बुढ़िया नहीं मानी, उसको जल्दी थी। तो उसके बाद निकलने की कोशिश, गाड़ी अचानक चल पड़ी तो लोगों ने कहा आप नीचे लेट जाइए, आपका कुछ नहीं होगा। इस तरह गाड़ी पास होगी, बुढ़िया उठ कर चल पड़ी। तो लोगों हमने भी समझाया। क्रिकेट पिच पर सब कुछ सामान्य है। गेंदबाज गेंद फेंकता है और बैट्समैन उसे हिट करता है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा बल्लेबाज रन लेने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाता है और फिर अपनी जगह पर लौट आता है। दूसरी गेंद डाली जाने वाली होती है, तभी बल्लेबाज बैठता है और निढाल होकर गिर जाता है। शख्स को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया है। मामला पुणे जिले के जुन्नर तालुका तहसील का है। 17 जनवरी को जामू बूथ संघ और ओजर संघ के बीच मैच के दौरान ये दुखद घटना घटी। दिवंगत खिलाड़ी का नाम बाबू नलावड़े बताया जा रहा है। घटना के बाद उनके परिवार में मातम है। उनके दोस्तों के लिए भी ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी क्रिकेटर की मैदान पर मौत हुई हो। इससे पहले पिछले साल ओडिशा के केंद्रपाड़ा में महज 18 साल का खिलाड़ी बीच मैदान पर गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। केंद्रपाड़ा जिले के कॉलेज में एक स्थानीय मैच चल रहा था, जहां एक खिलाड़ी को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसे आप में से कई लोग शिवलिंग समझ रहे हैं, वो एक विशालकाय घंटा है। एमपी के मंदसौर के विख्यात अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में जल्द ही इस भारी भरकम घंटे की गूंज सुनाई देगी। वसंत पंचमी के दिन 6 साल के प्रयासों के बाद विशालकाय घंटा मंदिर पहुंचा दिया गया। इस मौके पर एक खास यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। महाघंटा तैयार होने के बाद लंबे समय तक प्रशासनिक सहमतियां नहीं बनने से घंटा मंदसौर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मंगलवार को जब महाघंटा मंदसौर पहुंचा तो उसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। विशालकाय घंटे को स्थापित करने के लिए 2015 में योजना बनाई गई थी, जिसके लिए एक संस्था ने 3 साल तक अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकाली और लोगों से पुरानी पीतल की वस्तुएं और दूसरे सामान भी लिए।
इकट्ठा हुई सामग्री को अहमदाबाद भेजा गया और उन्हीं से इस विशालकाय महाघंटा का निर्माण किया गया। घंटा निर्माण में करीब 1 साल का वक्त लगा है। आमतौर पर शॉल और श्रीफल स्मृति चिन्ह से देश और समाज के नायकों का सत्कार किया जाता है, लेकिन सूरत में एक अनोखा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, ऐसा जो अब तक अनदेखा था, अनसुना था। जी हाँ, सत्कार की ऐसी तस्वीर आपने शायद ही कभी देखी होगी जो सूरत से आई है। सूरत के एक निजी विद्यालय ने सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे का 10,000 विशेष मास्क देकर सम्मानित किया। इंडियन आर्मी आज जब कोरोना में सब अपने फैमिली के साथ घर पे थे, तब इंडियन आर्मी अपनी प्रोटेक्ट कर रही थी, तो सोचा कि एक छोटा सा ऐसा कुछ प्लान करें कि ताकि हम इंडियन आर्मी के पास पहुंच पाए और हमारा एक छोटा सा तोहफा इंडियन आर्मी को मिले, ताकि हमारे बच्चे और सूरत के नागरिक कुछ ना कुछ इंडियन आर्मी को प्रेजेंट कर सके। सचमुच ऐसे समय जब कोरोना की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, तब भी हमारे जवान देश के सपूत अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे थे। ऐसे में जवानों का ऐसा सम्मान तो बनता है। बेसहारा कुत्तों की सेवा को सम्मान मिला। आगरा की रहने वाली विनीता अरोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। विनीता पिछले 40 साल से सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा कुत्तों की देखभाल कर रही हैं। उन्होंने इसके लिए एक कैस्पर्स होम बना रखा है, जहां सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा कुत्तों को रहने के लिए घर मिलता है। यहां इनके खाने की उचित व्यवस्था भी की गई है और इसी नेक काम के लिए विनीता अरोड़ा को सम्मान से नवाजा गया है। लॉकडाउन के दौरान जो हम लोगों ने काम किया उसके लिए आज हमें ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल। इट्स कॉल्ड ये शाइनिंग कंपैशन वर्ल्ड अवार्ड और आई एम वेरी ऑनर्ड कि हमें चुना गया इसके लिए। ये जतन इसलिए है कि हैदराबाद की आबो हवा सांस लेने लायक बनी रहे, शहर साफ सुथरा रहे और कार्बन डाइऑक्साइड हमें बेमौत न मार दे। शहर में हम लोग 10,000 से ज्यादा ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं और इसमें हर पुलिस स्टेशन, हर एसीपी डिवीजन, एडिशनल पी और सीनियर ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी कांस्टेबल ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर्स प्लांटेशन कर रहे हैं। अमन और समाज के दुश्मनों के साथ जंग लड़ने वाली हैदराबाद पुलिस अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी सचेत है, तभी तो वो समय समय पर पौधारोपण का कार्यक्रम भी चलाती है। इसी कड़ी में उसने CPL कैंपस में 1000 पौधे लगाए हैं। सचमुच ये हैरत और अफसोस की ही बात है कि जिस देश में समाज में पेड़ पौधों को पूजने की प्रथा रही है, अब उसी देश में, उसी समाज में पेड़ कम हो रहे हैं। बदलते दौर के साथ लोगों का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। नतीजन जंगल खत्म हो रहे हैं, जिसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ रही है। और इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह का सामाजिक सरोकार हर किसी के लिए जरूरी है। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गुजरात में एक तेल टैंकर में धमाके से भड़की आग पर काबू पाने की कोशिश दूसरे दिन भी जारी रही। इस हादसे में अब तक 500 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं, जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तेल टैंकर में आग 2 दिन पहले अफगानिस्तान ईरान सीमा के पास लगी थी, जिसने कई गाड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद उनमें जोरदार धमाके होने शुरू हो गए, जो इतने जबरदस्त थी कि आसमान में आग के गोले बनते दिखाई दिए। धमाकों की गूंज, आग की खतरनाक लपटें और काले धुएं के गुबार ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। خود و همچنان 17 تا نظامبتان به شدت دچار آتش سوزی شدن، مصدوم شدن. तेल टैंकर से भड़की इस आग ने पल भर में पूरे इलाके में तबाही मचा दी। در وجود بیش از 500 تانکر مواد نفتی در این فاجعه از بین رفته و بیش از 50 میلیون دلار
घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई टीमें आग बुझाने में जुट गईं। कई गाड़ियों में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन वो दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं बची। भारी बर्फबारी से जूझ रहे रूस में लोगों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले आए बर्फीले तूफान ने राजधानी मॉस्को और आसपास के इलाकों में जमकर कहर ढाया, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी वहां हालात जस के तस हैं। मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई उनमें तूफान की वजह से सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जमा दिखी और गाड़ियां तो बर्फ से छिपी गईं। इस मुश्किल से निपटने के लिए जगह जगह कई कर्मचारियों को बर्फ हटाने का काम सौंपा गया। सामने आई कुछ तस्वीरों में कुछ लोग एक इमारत पर चढ़कर बर्फ का ढेर हटाते नजर आए, जबकि कुछ फावड़ों और मशीनों से सड़कों को साफ करते दिखे। कमोबेश ऐसे ही हाल रूस के दूसरे इलाकों के भी थे, जहां बर्फबारी और तूफान के बाद नदी नाले सब कुछ जम गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। इतना ही नहीं, बर्फबारी की वजह से कई सड़कें और हाईवे पूरी तरह बंद कर दिए गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।